परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं अमित कुमार शर्मा, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय मॉडल स्कूल करौली। अमित जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों की काफ़ी डिमांड थी, लगातार मैसेज आ रहे थे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जी आप हमें बताएं, 12वीं की और 10वीं की परीक्षा लगभग 24 मार्च से शुरू होने वाली है, कैसे करें तैयारी, आप बताएं। सर्वप्रथम न्यूज़ संभाग के सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपका विनोद जी कि आपने इस महत्वपूर्ण और इस समय के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण इस विषय को आपने अपने कार्यक्रम में उठाया है। मैं अमित कुमार शर्मा, व्याख्याता रसायन विज्ञान, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से हूँ और विगत 10 वर्षों से विभाग का एक परीक्षक भी रहा हूँ, साथ ही एक अध्यापक के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रहा हूँ। तो परीक्षा जैसा ज्वलंत मुद्दा जो वास्तव में एक बड़ा जटिल और रोचक है, किसी भी आयु वर्ग और किसी कक्षा के परिवेश में बंधा हुआ नहीं है। परीक्षा का नाम आते ही चाहे वो मैं हूं या आप हैं या किसी भी वर्ग का विद्यार्थी है, निश्चित रूप से सहम जाता है, डर जाता है। लेकिन परीक्षा हमारे जीवन के मूल्यांकन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और मैं आप सभी विद्यार्थियों से और उनके अभिभावकों से ये निवेदन करूंगा कि परीक्षा के इस दौर में डर को ना अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि परीक्षा एक अवश्यंभावी आवश्यकता है। आपने जो भी वर्षगत मेहनत की है उसका एक मूल्यांकन भी अति आवश्यक है, क्योंकि उस मूल्यांकन के बाद ही आपको ये पता लगेगा कि आपने जो अर्जित किया है क्या वो सही परिप्रेक्ष्य में आपके काम आ पाएगा। तो परीक्षा हर स्तर पर जीवन में चलती रहती है, लेकिन विद्यार्थियों के जीवन में परीक्षा और वो भी बोर्ड परीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बोर्ड परीक्षा को भी एक सामान्य परीक्षा की तरह लें और अपने जीवन में होने वाले उन अनुभवों को इसके साथ साझा करें। बोर्ड के एक परीक्षक होने के नाते और विगत 10 वर्षों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के साथ अध्ययन और अध्यापन की इस क्रिया में मैंने ये महसूस किया है कि बोर्ड परीक्षा का नाम आते ही विद्यार्थियों में, परीक्षार्थियों में और विशेष रूप से उनके अभिभावकों में एक डर पनप जाता है। और इस समय तो कोरोना की विषम परिस्थितियां भी रही हैं, जिनकी वजह से विद्यार्थियों ने पढ़ाई में भी कई जगह लापरवाही की होगी या निश्चित रूप से उनके सामने कई इस प्रकार के परेशानियां बन गई होंगी कि तैयारियों में उतना कुछ वो नहीं समावेशित कर पाए होंगे। परंतु फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना आत्मविश्वास सबसे ऊपर रखें, क्योंकि परीक्षा को का जो एक कठिन रास्ता है उसे आप आत्मविश्वास के साथ आसानी से तय कर पाएंगे। आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, आपके किसी भी विषय की परीक्षा हो, आप सर्वप्रथम अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही है जो आपको परीक्षा के लिए तैयार करेगा। ये आत्मविश्वास ही है जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा और ये परीक्षा ही है जो आपको अपनी मंजिल तक आसानी से ले जाएगा। तो परीक्षा के लिए सबसे पहले मैं आपको 5 बिंदुओं में सारी की सारी बातों को समावेशित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो आप जिस परीक्षा को अपियर करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बोर्ड परीक्षाएं अपियर कर रहे हैं, अपनी सामान्य परीक्षाएं अपियर कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को जरूर देखें। इस बार राज्य सरकार ने भी और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इस स्थिति को देखते हुए, कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है और लगभग 30 से 40% भागों को हटा दिया है। इस सिलेबस की रिड्यूस होने का लाभ विद्यार्थी जरूर उठाएं और क्योंकि इस समय सिलेबस काफी कम कर दिया है, विषयगत अगर हम जाएंगे तो काफी चीजें जो एज अ बर्डन थी या सिलेबस को एक्सटेंड कर रही थी उनको रिड्यूस किया गया है। तो सर्वप्रथम एक अच्छे प्रतिभागी के लिए जरूरी है कि उसे अपना सिलेबस पता हो। आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, आप अपनी किताबों के अनुसार अपने सिलेबस को तय करें और सिलेबस को तय करने के बाद उसकी तैयारी में लगें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु उन्हें अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं होता। और जब आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होता तो आप कई बार ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो आपकी परीक्षा से या आपसे संबंधित ही नहीं थी और बहुत देर के बाद आपको परीक्षा कक्ष में ये बात पता लगती है कि जो पढ़ा जाना चाहिए था वो छूट गया है और जो छोड़ना चाहिए था वो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। तो सिलेबस का आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। दूसरा मैं इसमें समावेशित करना चाहूंगा कि जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो उससे पहले आप परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें। और इसका सीधा और सरल तरीका यह है कि आप गत 5 वर्ष के पेपर तो अनिवार्यतः करें। मैं इस समय इस वीडियो को देखने वाले अभिभावकों से और उन अध्यापकों से भी ये निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों के साथ विगत 5 वर्ष के पेपरों को निश्चित रूप से आप सॉल्व करवाएं, क्योंकि उससे 2 काम होंगे। पहला, विद्यार्थी अपने अनुभवों को, अपनी तैयारी को परख पाएगा, साथ ही दूसरा, अगर उसकी तैयारी में कहीं लूप होल्स हैं, कहीं कमजोरियां हैं तो उन्हें समय रहते हुए पूरा कर पाएगा।
और क्योंकि ये बोर्ड के ही परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं और क्योंकि ये अनुभवी अध्यापकों ने बनाए हैं, तो इनमें से कई सारे प्रश्नों का पुनः आ जाना भी एक सार्थक विषय हो सकता है, वो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दो अनिवार्यताएं तो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक हैं। तीसरा जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है परीक्षा कक्ष में और परीक्षा से पूर्व एक नियोजित समय प्रबंधन। समय प्रबंधन परीक्षा की कसौटी है। अगर आप किसी भी परीक्षा के संदर्भ में देखें तो वहां पर एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा। कई विद्यार्थी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर घर आकर के बड़ी आसानी से दे देते हैं, परंतु उस परीक्षा कक्ष में समय प्रबंधन की कमजोरी होने के कारण वो उस प्रश्न पत्र को सही ढंग से सॉल्व ही नहीं कर पाते या उसमें से कई प्रश्नों को छोड़ आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एक नियोजित समय प्रबंधन करें और समय प्रबंधन के अनुसार परीक्षा की तैयारी करें। समय प्रबंधन हर विद्यार्थी के लिए एक सामान्य जीवन में भी काम आने वाली प्रक्रिया है। तो मैं अध्यापकों से ये भी निवेदन करूंगा, साथ ही अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय में भी बच्चों को तैयार करें और उनकी मदद करें। चौथा मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, आप जब परीक्षा में प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं तो ना तो वहां आपका कोई नाम रहेगा, ना आप किसी जाति विशेष से रहेंगे, ना आप किसी क्षेत्र विशेष से रहेंगे। वहां आप सिर्फ एक रोल नंबर होंगे और उस रोल नंबर के आधार पर आपका परीक्षण किया जाएगा। तो आप परीक्षा की उस कॉपी में या परीक्षा की उस उत्तर पुस्तिका में अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो परीक्षा के पेपर को एक सार कर देते हैं। जहां जो चीज आवश्यक नहीं है उसे लिख देते हैं, जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप परीक्षा में जब प्रश्न पत्र को सॉल्व करें तो प्रश्न की आवश्यकता को देखें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, आप इस चीज को चाहे माने या ना माने, लेकिन आपकी लेखनी, आपकी हैंडराइटिंग हमेशा आपके अंकों में अभिवृद्धि करती है। अगर आपका लेखन अच्छा है, आपका लेखन शुद्ध है, तो निश्चित रूप से आपकी कॉपी परीक्षक को अट्रैक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं विगत 10 वर्षों से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा हूं और विद्यार्थियों का आकलन कर रहा हूं। तो मैं भी एक परीक्षक के नाते अच्छी उत्तर पुस्तिका प्रारंभिक स्तर में उसे मान लेता हूं जो अच्छी लिखी गई है या जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो हैंडराइटिंग सुधारने का काम भी आप इन 1 से 1.5 महीने का जो समय आपके पास अभी है उसमें आप कर लें। निश्चित रूप से ये बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक है। जो लोग तेज लिखते हैं, निश्चित रूप से कई लोगों की तेज लिखने के चक्कर में हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। तो आप 1 से 1.5 महीने आराम से लिख करके और अपना समय प्रबंधन करके और उसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। जिन लोगों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है वो रफ कॉपी पर जेल पेन का इस्तेमाल करके और 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोनों ही चीजें तेज लिखने को रोकेंगी। इसका परिणाम ये होगा कि आप शब्दों को आराम से लिख पाएंगे और आपकी लेखनी सुधरेगी। तो इस क्रम को आप बनाए रखें और 1 से 1.5 महीने में अपनी आंसर राइटिंग स्किल और हैंडराइटिंग दोनों को इंप्रूव करें। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण विषय है ईश्वर का और अपने माता पिता का आशीर्वाद। देखिए, आत्मविश्वास और ये सारी प्रक्रिया परीक्षा में नियोजित मार्क्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके ऊपर ईश्वर और की अनुकंपा, माता पिता का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद। तो आप इस 1 से 1.5 महीने जो आपके पास परीक्षा का शेष रहा है उसमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अपने अभिभावकों का और ईश्वर का आशीर्वाद निरंतर लें। आप कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन करें। ईश्वर या अपने जिस भी आराध्य को आप मानते हैं उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और उसके प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें, क्योंकि परीक्षा में इन सबकी आवश्यकता नितांत रूप से रहती है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें, नियोजित समय प्रबंधन करें, अभिभावकों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और हाँ, एक और चीज मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा और वो ये है कि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु संपूर्ण जीवन नहीं है। तो कई बार अगर आप तैयारी के लिए बहुत ज्यादा अभी एक्टिव नहीं है, उस अवस्था में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में आने वाले मार्क्स आपको कुछ क्षण के लिए प्रसन्न जरूर कर पाएंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे, लेकिन आपके जीवन को पूरी तरह मूल्यांकित नहीं करते। तो आप इस बात से भी निश्चिंत रहें कि परीक्षा के बाद जीवन की अन्य परीक्षाओं में भी आप बेहतर कर पाएंगे। मेरा ये अपना मानना है। एक परीक्षा से पहले 1 महीना है लगभग। जी सर। तो कितने घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्या उसकी तैयारी करनी चाहिए, अभिभावकों की क्या भूमिका उसमें रहती है? जी सर, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि 1 से 1.5 महीने जो हमारे पास है, निश्चित रूप से परीक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें लगभग 1 वर्ष का समय दिया जाता है हर परीक्षा के लिए। अगर मैं सामान्य विभागीय परीक्षाओं की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की, बोर्ड परीक्षाओं की बात करूं, लेकिन अब 1 से 1.5 महीने भी मैं अगर आकलन करूं तो बहुत है।
अगर आपका समय प्रबंधन अच्छा है और आपके अंदर एक जिज्ञासा है कुछ करने की, तो 1 से 1.5 महीने मेरे हिसाब से परीक्षा के लिए बहुत समय है। आपको करना यह है कि अपने सिलेबस को कई खंडों में बांट लें। निश्चित रूप से अब तक जो आपने पढ़ाई की है उस पढ़ाई के आधार पर अपने पाठ्यक्रम के 3 हिस्से कर लें। सबसे पहला हिस्सा जो आपने कंप्लीट कर रखा है, जिसे आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने वाले हैं, इसे आप ग्रीन जोन कह सकते हैं। इस ग्रीन जोन में उन टॉपिक्स को आप समावेशित कर लें अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से जो आप पढ़ चुके हैं। देखिए, आप इस बात पर बिल्कुल मेरे साथ सहमत होंगे कि उस ग्रीन पार्ट के टॉपिक्स को आप कितनी ही बार पढ़ लें, आप उसमें अधिकतम अंकों से अधिक नहीं ला पाएंगे। उसके बाद आता है येलो जोन, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप थोड़ी भी मेहनत करें अपने स्तर पर या अपने अध्यापकों के साथ, तो आप उन्हें हरे जोन में, ग्रीन जोन में ला पाएंगे। और ये येलो जोन में उपस्थित जो पाठ्यक्रम के टॉपिक हैं, यही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कर पाएंगे। असल में हम 1 से 1.5 महीने इन्हीं टॉपिक्स पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये येलो जोन से या मध्यवर्ती जोन से हरे जोन में चले जाएं और आपको अच्छे अंक लाने में सफलता मिले। रेड जोन के जो टॉपिक्स हैं, कई पाठ्यक्रम के विषय बिंदु ऐसे होते हैं जिन्हें आप अध्यापक की सहायता से ही या किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से ही अर्जित कर पाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रेड जोन और येलो जोन के जो टॉपिक्स हैं, उन्हें आप कोशिश करें कि ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें और अधिकतम अंक आप अर्जित कर सकें। अभिभावकों की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अभिभावकों को अपने बच्चों पर विश्वास रखना होगा। बोर्ड परीक्षाएं बहुत कठिन परीक्षाएं नहीं होती, ये परीक्षाएं सामान्य परीक्षाओं की तरह होती हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें बोर्ड का प्रश्न पत्र बोर्ड के द्वारा निर्धारित होता है, मूल्यांकन भी किसी अन्य अध्यापक से करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये तो और भी सरल स्थिति है, क्योंकि कई बार अध्यापक विशेष टॉपिक में अति उत्तम होता है और वो उसमें कठिनतम पेपर बना देता है। लेकिन बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि उस पेपर में सामान्य विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा जाता है, उच्च कोटि के विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा जाता है और मूल्यांकन भी सहज होता है, सरल होता है। तो मेरा मानना है कि बच्चों पर अतिरिक्त दबाव ना डालें, उन पर भरोसा करें, उनकी तैयारियों को प्रोत्साहित करें और बीच बीच में उनका मूल्यांकन भी स्वयं के स्तर पर करते रहें। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो अध्यापक इस समय बोर्ड की तैयारियां बच्चों को करवा रहे हैं, आप बोर्ड के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और उन पर उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाएं, रिवीजन करवाएं और साथ में बोर्ड के विगत 5 वर्षों के पेपर अनिवार्यतः हल करवाएं, क्योंकि ये बोर्ड की तैयारियों में विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ देंगे। 5 साल के पेपर को जरूर तैयारी करवाएं। जी। अच्छा भाई जी, आप जब एग्जाम देने जाते थे तो आपकी क्या भूमिका रहती थी, आप कैसे तैयार करते थे? आप एक स्टूडेंट की तौर बताएं। सर, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि मैं विद्यार्थी के रूप में भी एक काफी अच्छा मैंने परफॉर्मेंस किया अपने एकेडमिक्स में। लेकिन परीक्षा का जैसे ही समय आता था तो निश्चित रूप से किसी भी स्तर का विद्यार्थी हो, चाहे वो 90 से 95% का विद्यार्थी हो, क्योंकि मैं विगत वर्षों में बोर्ड के परीक्षाओं में टॉपर रहे बच्चों का एज अ मेंटर भी मैंने काम किया है। विगत वर्षों में कई बच्चों ने जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक उच्च अंक प्राप्त किए हैं, मैंने उनके साथ मेहनत करी है। परंतु मेरे विद्यार्थी जीवन में भी मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि डर जरूर लगता है, क्योंकि परीक्षा, जैसा कि बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि पर इच्छा है, किसी और की इच्छा पर आपको काम करना है। लेकिन जब परीक्षा कक्ष में आप बैठते हैं तो आपके साथ एक पूरी साल की मेहनत का एक बूस्ट होता है, जिसके आधार पर आप परीक्षा के उस स्तर को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यही चीजें ऐड करना चाहूंगा कि परीक्षा कक्ष में आपके द्वारा किया गया जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपके 1 वर्ष का मेहनत है, इसलिए आप घबराएं नहीं। आपने पूरे 1 वर्ष अध्यापक के साथ अपने स्तर पर मेहनत की है, उसके ऊपर विश्वास रखें और जब आप परीक्षा कक्ष में लिखें तो उत्तर को एक संतुलित रूप दें। क्योंकि मैंने एक चीज एज एन एग्जामिनर देखी है कि अगर आप एक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षक को अपनी कॉपी में पेन चलाने को मजबूर कर देते हैं तो आप उतने ही अंक अधिकतम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको जब एक बड़े प्रश्न को सॉल्व करना है तो आप उसे खंडित करें, उसे सेक्शंस में डिवाइड करें। आप प्रश्न में जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, उन्हें अंडरलाइन करें, जिससे परीक्षक कम समय में आपकी कॉपी को अच्छा चेक कर पाए और आपको अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना बन जाए। तो एक परीक्षार्थी के रूप में मैं अपना आकलन करूं तो एक संतुलित व्यवहार रखिए, अति उत्साही ना होइए। कई छात्र छात्राओं के साथ ये होता है कि उन्होंने साल भर मेहनत करी होती है, परीक्षा के समय पर वो अति उत्साहित हो जाते हैं, तो वो भी आपको परीक्षा में नहीं करना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान सर? जी सर। देखिए, आप रसायन शास्त्र के हैं, जी सर, बोर्ड में पढ़ाते हैं। रसायन शास्त्र की बात करें स्पेशल, इसकी कैसे तैयारी
संक्षिप्त शब्दों में हमें ये समझाएं सर मैं रसायन शास्त्र की। बिल्कुल सर रसायन शास्त्र में अगर मैं 11वीं और 12वीं के स्तर पर बात करूं तो आपको 2 बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिनमें अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन समावेशित होती हैं। इन तीनों सेक्शंस का अपनी अपनी डिमांड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां सामान्यतः कंसेप्चुअल है, जहां पर आपको आधारभूत कंसेप्ट को याद करना है और उसके आधार पर कई प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि कार्बनिक रसायन का जो भाग है उसमें आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दें, उसमें प्रश्नों की संख्या पर ध्यान ना दें। एक कंसेप्ट पर 1000 प्रश्न बन सकते हैं और ये आपकी क्षमताएं हैं कि आप 1000 प्रश्न याद नहीं कर पाएंगे एक कंसेप्ट के लिए, तो आप कंसेप्ट को ध्यान रखें। आपके लिए जो बोर्ड के द्वारा प्रदत्त पुस्तक है एनसीईआरटी कार्बनिक रसायन, सर विगत 30 से 32 वर्षों के पेपर का भी विश्लेषण कर लिया जाए तो ना तो बोर्ड में ही और ना ही नीट जैसी अत्यंत कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बोर्ड की पुस्तक से एक भी प्रश्न बाहर हुआ है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप बोर्ड के पुस्तक में जो प्रश्न है उन्हें अनिवार्यतः सॉल्व करें। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वहां पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहां आपसे गणनाएं करवाई जा सकती हैं, वहां आपसे डेरिवेशंस करवाई जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका पहले ही पूर्वाभ्यास कर लिया। कार्बनिक रसायन जैसा कि कई विद्यार्थियों के मन में होता है कि ये एक रटने वाला विषय है, इसे अभिक्रियाओं को रटा ही जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। एक रसायन विज्ञान के अध्यापक और विद्यार्थी होने के नाते मैं इस बात को पूरी दक्षता से कहना चाहूंगा, पूर्ण निष्ठा के साथ कहना चाहूंगा कि कार्बनिक रसायन में अभिक्रियाओं को रटा नहीं जा सकता। आप उसमें उनको समझें और उन्हें अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करें। अभिकारक और उत्पाद दोनों में से किसी एक को आप चयनित करें, अभिक्रिया की कंडीशंस को, परिस्थितियों को आप समझें और उसके आधार पर आप इनका आकलन करें। महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप चार्ट के रूप में या आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी कॉपीज में या चार्ट पेपर में लिख करके परीक्षा से पहले अपने कमरे में पेस्ट कर लें, जिससे आप बार बार उन्हें देख पाएं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी सर। 1 महीना परीक्षा का रहा है जी। 1 महीने में सुबह से लेकर और रात्रि तक आपकी कैसे तैयारी रहती थी? जी सर। आप क्या करते थे, क्या खाते थे, जी। कब सोते थे, कैसे पढ़ते थे, इसको पूरा एक बताया जो स्टूडेंट आसान शब्दों में समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं निश्चित रूप से आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उसका मैं अपने स्तर पर जवाब देना चाह रहा हूं कि परीक्षा से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जितना परिश्रम 10 से 11 महीने में किया है, ये 1 महीना लगभग उतना परिश्रम आपसे मांगता है और परिश्रम प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित सीमा में ही हो सकता है। मैं आपसे निवेदन ही करूंगा, सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि इसके लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सुपाच्य खाना खाएं, जंक फूड, बर्गर, पेस्ट्री या इस तरह का जो भी जंक फूड है, समोसे, तेलीय चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि सामान्य जीव विज्ञान भी आपसे ये कहता है कि अगर आप इस प्रकार के पदार्थों को शरीर में ग्रहित कर रहे हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उसको पचाने में लग जाएगी और इस समय आपको ऊर्जा का उपयोग अपने दिमाग को विकसित करने में या चीजों को याद करने में करना है। तो सुपाच्य खाना खाएं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूस पिएं, साथ ही भोजन के रूप में दालों का, प्रोटीन का, इन सब का इस्तेमाल करें। सामान्य हमारे दिनचर्या में जो घर में खाना बनता है आप उसी का इस्तेमाल करें, उससे बेहतर कोई किसी प्रकार का फूड आइटम है ही नहीं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सुबह, सबका अपना अपना सिनेरियो रहता है सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट आवर्स तक पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। लगातार अगर मैं हमारी माइथोलॉजी को देखें या हमारे बेसिकली संस्कृति को देखें तो सुबह का समय अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। सर शाम के समय बेसिकली होता यह है कि बच्चे जो लॉन्ग आवर्स में पढ़ते हैं वो अपने बॉडी को और मानसिक रूप से दोनों को थका लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज के कंसेप्ट को फॉलो करें। आप रात में लगभग 10-11 बजे तक अध्ययन कर लें, 11 बजे मेरे हिसाब से अधिकतम रहेगा और सुबह कोशिश करें कि आप जो मंगल समय है 4 से 5 बजे उस समय उठ जाएं, क्योंकि पूरी प्रकृति आपके आसपास का माहौल शांत होता है और आपका ब्रेन बायोलॉजिकली उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में आप करें। एक पूरे दिन की दिनचर्या को जैसा कि हम सामान्यतः कर देते हैं, टाइम आवर्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ना करें। आप पूरे के पूरे दिन को सेशंस में डिवाइड करें। आप पूरे के पूरे दिन को आप 4 सेशंस में या 5 सेशंस में डिवाइड कर लें और सेशन वेज, जैसे आपने एक सत्र बना लिया सुबह का सत्र जिसमें आप 4 बजे से 9 बजे तक का समय या 8 बजे तक का समय रख रहे हैं, उसमें आप अपने कठिन विषय को आप ले लें, क्योंकि इस समय आपकी एकाग्रता अच्छी होती है। उसके बाद आप दोपहर वाले सेशन में उस विषय को ले लें जिसमें आपकी रुचि है, क्योंकि वो समय ऐसा है कि जब आप आलस भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका पढ़ने का मन ना करे, लेकिन वो विषय क्योंकि आपका रुचिपूर्ण है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। शाम का जो समय है उसमें आप कोशिश करें कि रिवाइज करें चीजें, पुरानी चीजों को आप रिवीजन के लिए रख दें,
क्योंकि वो समय आपके लिए रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से एक अगर हम गणना करें अंकगणितीय तो भी वो समय रिवीजन के लिए बहुत बेहतर रहता है। शाम के समय आप उन कठिन विषयों को ले लें या उन विषयों को ले लें जिनमें आपको लगता है कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आप पिछड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि आप घंटे के हिसाब से समय सारणी ना बनाएं, आप सेशंस के हिसाब से बनाएं। क्योंकि अगर दिन में आपने 2 सेशन भी कंप्लीट कर लिए तो 4-4 घंटे के आप 8 घंटे आप लगा लें। तो मेरे हिसाब से घंटे कभी भी आपकी पढ़ाई का पैमाना नहीं है। कई बच्चे उसी कार्य को 2 घंटे में कर लेते हैं, कई 4 घंटे में कर लेते हैं, ये अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन साथ साथ आप इस सेशंस में डिवाइड करने के साथ साथ एक समय ऐसा रखें जहां आप लेखन की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सेशंस में डिवाइड करें, लेखन की प्रैक्टिस करें और रिवीजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये समय अब ज्यादा पढ़ने का नहीं, पुरानी चीजों को दोहराने का है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि इट्स बेटर टू रीड ए बुक 10 टाइम्स रादर देन 10 बुक ईच टाइम। एक किताब को 10 बार पढ़ना श्रेष्ठकर है बजाय 10 किताबों को एक एक बार पढ़ना। तो मेरे हिसाब से जो पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखें, अपने अध्यापक पर भरोसा रखें और अपने द्वारा की गई मेहनत पर भरोसा रखें और उन्हीं चीजों को आप रिवाइज करें। एक लास्ट, क्या इस समय जो स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं उनको इस समय कोचिंग बंद कर देनी चाहिए, ये जानना चाहिए? सर मैं ये कहूंगा कि एक अध्यापक की भूमिका परीक्षा कक्ष तक होती है। तो उस संदर्भ में तो मैं कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि वो उपयोगी है और आपकी पढ़ाई में निरंतर उसका लाभ मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वहां जाने से आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा, आप मेहनत नहीं कर पा रहे या आपका समय खराब हो रहा है, तो मैं आपसे निश्चित रूप से कहूंगा कि आप उसे बंद कर दें। ये स्वयं के द्वारा विवेक के आधार पर किया गया आकलन होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं ये मानता हूं कि अध्यापक भी उस 1 महीने के लिए तैयार होता है। आप उस 1 महीने में कई बार अध्यापक का साथ छोड़ देते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया नहीं किया जा सकता। जो पूरी 1 साल तैयारी करी गई है वो 1 महीने के उस गैप की वजह से बिगड़ जाती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि अध्यापक आपके लिए उपयोगी हो रहे हैं इस समय, या उनके पास कोई एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपको बता करके वो परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पा रहे हैं, तो आप उनसे वार्तालाप करें और उनकी सहमति के साथ अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लें। धन्यवाद। ये थे अमित शर्मा। मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा परीक्षा की तैयारी का, आप हमें जरूर कमेंट्स करके जरूर बताएं। अमित जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर।